गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो आज हम लोग देखेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर का, जो कि आज का हमारा पहला क्लास है, सेल बायोलॉजी, जिसमें कि हम लोग यूनिट 1 देखेंगे। तो यूनिट 1 में आपका प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम लोग क्यों एक सेल को हमारा जो एक लाइफ का इम्पोर्टेंट हिस्सा क्यों मानते हैं, बस सेल आज ए यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, और सेल थ्योरी क्या है। ये आपका कोर्स में आपको ये डाउट में होगा कि ये हमारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर सेल बायोलॉजी पढ़ना है तो सबसे पहले आपको सेल थ्योरी और सेल आज ए यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का क्लास हम लोग इसी से शुरू करेंगे। तो इसके साथ पेपर 4 और उसके बाद पेपर 3 जो है हमारा माइक्रोबायोलॉजी, उसको भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज का क्लास शुरू करेंगे। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, या तो फिर आप लोग किसी भी तरह का कोई भी पीजीटी हो, सीपेट हो, किसी भी तरह का लेक्चरशिप के लिए अगर प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आप मेरे क्लास जरूर दे सकते हैं। तो आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बोली थी कि बहुत जल्द मैं आपको मेरा जो हैंड रिटन नोट है वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा। तो फाइनली आपको छुटकारा मिल गया। मैं आप अभी से मैं आपको सिर्फ प्रिंटेड नोट ही प्रोवाइड करूँगी और हैंड रिटन नोट नहीं दूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सेल थ्योरी एंड सेल आज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली अगर हम लोग इसको अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को देखें कि कहाँ से डिस्कवर हुआ था, किस तरह से डिस्कवर हुआ था, तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल एंड पारासेल्सस, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर composed ऑफ फ्यू एलिमेंट which आर रिपीटेड itself, ठीक है, इन देम, या तो फिर इनके अंदर जो रिपीट होता है। इस तरह से कुछ एलिमेंट से जो प्लांट है और एनिमल्स है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है इस तरह से कुछ एलिमेंट से बना होता है, ठीक है। और वो जो एलिमेंट है वो रिपीटेड होता है। मतलब इस तरह से अगर ये एलिमेंट को हम लोग इस तरह से ले, फिर ये इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह के ये रिपीट होके एक ग्रुप बनता है, और उसी से जो एनिमल हो या प्लांट हो उनका जो बॉडी है वो कंपोस्ट होता है, वो बनता है। तो ये अरिस्टोटल या तो फिर पारासेल्सस का मानना था। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए कि इसके बारे में जो ज़्यादा से ज़्यादा सेल के बारे में जो डिस्कवर हुआ, तो वो सेल उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए ये एलिमेंट्स हो तो आपको इतना ही पता चल गया कि ये एलिमेंट और कुछ नहीं है, ये सेल ही है। जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी में बहुत सारा सा सेल से बना होता है, मिलियंस ऑफ सेल, ठीक है, जो कि हम इस तरह से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर देखें, डिस्कवरी ऑफ सेल वाज डिलेड टिल द डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि हमें पता है सेल एक बहुत छोटा सा एक चीज़ है जो कि हम लोग इस तरह से खाली आंखों में नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ता है। तो इसीलिए सेल का जो डिस्कवरी है तब तक के लिए नहीं हो पाया जब तक के लिए माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के बाद जाके सेल का डिस्कवर हुआ, क्योंकि हम लोग सेल को इस तरह से नहीं देख सकते कि या तो फिर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नेकेड ह्यूमन आई कैन नॉट रिजर्व ऑब्जेक्ट लेस देन 100 माइक्रोमीटर। अगर हम लोग ये देखें कि एक ह्यूमन का जो आई है वो अगर 100 माइक्रोमीटर से कम साइज का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको नेकेड ह्यूमन आई कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। इसीलिए पहले माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद हम लोग सेल के बारे में जान पाए। मोस्ट सेल आर टू मोस्ट स्मॉल टू विजुअलाइज विथ नेकेड आइज। फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज बिल्ड बाय, अगर हम लोग देखें कि कौन थे, तो जाचारिया जॉनसन एंड एच जॉनसन इन 1590। तो
90 के आसपास जाचारिया जानसन और एच जानसन दोनों क्या किए, फास्ट माइक्रोस्कोप डेवलप किए। ठीक है, फास्ट माइक्रोस्कोप वो लोग डेवलप किए। It was modified with greater magnifying power by Galileo in 1610। उसके बाद गालीलियो के क्या किए, 1610 में जो इसका हाईली मैग्नीफाइंग पावर का डेवलपमेंट किया गया माइक्रोस्कोप के अंदर। फिर उसके बाद पूरा एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आया जब ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट रॉबर्ट हुक एक्सप्लोर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड इन 1665। फिर उसके बाद रॉबर्ट हुक आए जो कि 1665 में एक रिवॉल्यूशन लाए माइक्रोस्कोप के ऊपर। उसके बाद माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ। ही फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व परफोरेटेड एंड पोरस हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन द रिमेन ऑफ डेड सेल ऑफ कॉर्क। या तो फिर ओक जो है, ओक प्लांट का जो कर्क है, उसी कर्क को लेके वो डिस्कवर किए कि इसमें कुछ छोटा छोटा सा एक हनीकॉम, आपको पता है ना, इस तरह से हेक्सागोनल साइज का होता है हनीकॉम, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसी साइज का कुछ चीज वो देखे, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए, जो कि एक हनीकॉम जैसा होता है या तो फिर मधुमक्खी का छत्ता जैसा दिख रहा है, जो कि बेसिकली कहाँ से बना होता है, जो ओक प्लांट है उसका कर्क से बना होता है। ठीक है, उसका कर्क में ये है। ठीक है, बना तो नहीं होता है कर्क से, उस कर्क में ये दिखाई गया। उसके बाद ही कॉइन्ड द टर्म सेल। उसके बाद ये जो रॉबर्ट हुक है उसका नाम सेल रख दिए। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सेलिया, जिसका मतलब है होलो स्पेस। ठीक है, हाउएवर द टर्म सेल इज एक्चुअली मिसनोमर आज लिविंग सेल इज नेदर होलो नॉर ऑल सेल आर कवर बाय वॉल। लेकिन ये सेल जो वर्ड है वो क्यों इसको एक लैटिन वर्ड सेलिया से लाए थे जिसका मतलब है होलो स्पेस, ये तो पता नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग सेल को देखें या तो फिर सेल के बारे में जितना हमको जानकारी है हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं, सेल कभी भी एक होलो स्पेस नहीं है। सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल होता है, ऑर्गेनेल्स होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। हिज फाइंडिंग वेयर पब्लिश्ड इन हिज बुक, उनका एक बुक था जो कि माइक्रोग्राफिया। ये बुक में वो जो भी उनका जो डिस्कवरी था या फिर फाइंडिंग था वो पब्लिश किए। फिर उसके बाद 1673 ल्यूएन हुक फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब फ्री लिविंग सेल लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, आरबीसी एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम लोग देखें 1673 में सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक ओक प्लांट का जो कर्क है उसमें सेल के बारे में कुछ वो जानकारी दिए, जो कि एक मधुमक्खी का छत्ते की जैसा दिखाई दे रहा था, जिसको कि वो लोग नाम दिए सेल। सेल का मतलब है एक लैटिन वर्ड सेलिया से आया है, होलोस्फीयर। लेकिन सेल कभी भी एक होलोस्फीयर स्पेस नहीं है, होलोस्फीयर करिए, होलोस्पेस नहीं है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत सारे मटेरियल रहता है। उसके बाद जो ल्यूएन हुक आए 1673 में, वो सबसे पहले डिस्कवर किए लिविंग बैक्टीरिया, लिविंग फ्री लिविंग सेल बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ और आरबीसी के बारे में डिस्कवर किए। तो देखिए, सेल बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम लोग क्या क्या जानना जरूरी है, ये सब कुछ आप नोट करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये अभी ना, अगर अभी भी नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दें वहाँ पर भी ये एग्जाम में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर देखें माल्फीजी 1675 एंड ग्रू 1682 ऑब्जर्व सम प्लांट सेल। ये लोग प्लांट सेल ऑब्जर्व किए। डिटेल स्टडी ऑफ सेल वेयर इंटरप्टेड टिल द इन्वेंशन ऑफ गुड माइक्रोस्कोप एंड बेटर फिक्सेशन टेक्निक। फिक्सेटिव टेक्निक क्या है?
जब हम लोग किसी से अगर कुछ चीज़, अगर हम लोग जिस तरह की ब्लड को हम लोग लिए या तो फिर कोई सेल को लिए, उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने से पहले उसको स्लाइड में फिक्स करना पड़ता है। तो वही जो फिक्सेशन टेक्निक होता है, जब तक ये फिक्सेशन टेक्निक डेवलप नहीं हुआ, बेटर माइक्रोस्कोप डेवलप नहीं हुआ, तब तक ये स्टडी भी थोड़ा सा क्या हुआ, पीछे रह गया। डिस्कवरी तो होते रहा लेकिन ज़्यादा जानकारी नहीं मिला। लेकिन जब बेटर फिक्सेशन टेक्निक डेवलप हो गया, माइक्रोस्कोप, अच्छा माइक्रोस्कोप का डेवलप हो गया, तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आ गया। क्या क्या? सबसे पहले जोनास पॉर्किंजे 1839 ये डिस्कवर किए कि इनसाइड सेल कुछ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड होता है, डेंस कॉम्प्लेक्स फ्लूइड इनसाइड द सेल। ठीक है। उसके बाद अगर देखें, हुगो वॉन मोल 1847 में इस चीज़ को वो कंफर्म किए कि हाँ, जो पर्किन जो बोले थे कि सेल के अंदर कुछ डेंस फ्लूइड है, वो बात सच है। फिर उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 क्या देखे, वो न्यूक्लियस के बारे में डिस्कवर किए। वो देखे कि स्मॉल स्फीयरिकल बॉडी विद इन द एपिडर्मिस सेल ऑफ ऑर्चिड रूट। जो ऑर्चिड रूट होता है, उस ऑर्चिड रूट में एक सेल के अंदर एक वो छोटा सा स्फीयरिकल चीज को देखे और उसको बाद में उसको आइडेंटिफाई किया गया कि वो न्यूक्लियस है। अगर हम लोग स्क्वान 1838 को देखें तो सबसे पहले वो ऑब्जर्व किया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। लेकिन इसका जो सेल मेम्ब्रेन जो नाम है, वो नाम को नागेली एंड क्रामर 1855 को वो नाम दिए। ठीक है, इसका नाम सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ये दिए। लेकिन फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए स्क्वान। ठीक है, तो ये हो गया कुछ डिस्कवरी। सेल के इनसाइड क्या क्या होता है इसके बारे में, डिस्कवरी के बारे में आपको मैं बोल दी। तो इस सभी चीज से एक चीज तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? स्ट्रक्चरली ए सेल इज ए मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन having at its center a spherical body of nucleus is present। तो ये जितना भी डिस्कवरी हो गया, वो सारा डिस्कवरी से एक चीज तो कंफर्म हो गया कि एक मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड है और इसके जो सेंटर पॉइंट में एक स्फीयरिकल बॉडी होता है जिसको कि न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एक सेल के बारे में धीरे धीरे जानकारी मिलते चला गया। अगर हम लोग सेल थ्योरी के बारे में देखें तो सेल थ्योरी क्या है, ये सेल क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या आया है। उसके बाद द सेल थ्योरी वाज फॉर्मुलेटेड बाय जर्मन बोटानिस्ट मैथियास जाकोब स्क्लेडेन एंड थियोडोर स्वान, जो कि जर्मन जूलॉजिस्ट थे। This theory established that the cell is the basic unit of life। इसको याद रखिए। तो ये हमको एक चीज़ तो बोला कि हम लोग जो सेल होता है वो हम लोगों का बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल हो या फंक्शनल हो, जो भी हम लोगों का बॉडी में मेजर फंक्शन होता है वो सेल के अंदर ही होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हमारा बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हम लोग बोल सकते हैं। Scladen in 1838 stated that all plants are aggregated of full individualized, independent, separated being, namely cell। जितना भी प्लांट्स है, सभी प्लांट के प्लांट के अंदर सेल रहता है, सेपरेट इंडिविजुअल, बहुत सारे सेल रहता है। In 1839 थियोडोर Swan reported that all animal tissue also consist of individual cell but lack of, अच्छा सॉरी ये थोड़ा स्पेलिंग lack of होगा, ठीक है, lack of cell wall। तो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि स्क्लेडन जो कि प्लांट सेल के बारे में डिस्क्राइब किए, वहीं पर थियोडोर्स जो है वो एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्क्राइब किए कि एनिमल टिश्यू बहुत सारे सेल से बना होता है।
लेकिन एक चीज यहाँ पर डिफर करता है कि प्लांट सेल में सेल वॉल है, लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। बहुत सारे जगह पर इस के बारे में क्वेश्चन भी आता है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है, तो वो सेल वॉल है। सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। दे जॉइंटली प्रपोज द सेल थ्योरी। तो दोनों बोटानिस्ट जो थे और जूलॉजिस्ट जो थे, दोनों को मिला के वो लोग एक थ्योरी प्रपोज किए 1839 में। ठीक है, उनका जो पेपर टाइटल था, वो पेपर टाइटल का नाम है माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन ऑन द सिमिलैरिटी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो इनका फंडामेंटल फीचर क्या था सेल थ्योरी के ऊपर, उसके बारे में देखेंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल एंड देयर प्रोडक्ट। जितने भी एनिमल्स है, प्लांट है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन सभी में एक या तो फिर एक से ज़्यादा सेल रहता है। इस सेल इज मेड अप ऑफ मास ऑफ विस्कस सब्सटेंस कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म कंटेनिंग ए न्यूक्लियस। ठीक है, सभी के अंदर प्रोटोप्लाज्म रहता है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी हमारा पुराना सेल है, उसी सेल से नया सेल बनता है। नेक्स्ट, ऑल सेल आर बेसिकली सिमिलर इन देयर फिजियोलॉजी एंड केमिस्ट्री। जितना भी सेल है उन लोगों का फिजिकली अगर हम लोग देखें या तो फिर उसका जो केमिकल कंपोनेंट अगर देखें, सिमिलरिटीज रहता है। एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज द सम टोटल ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल। सेल का अगर किसी तरह से अगर एक्टिविटी अच्छा है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी एक्टिविटीज अच्छा ही होगा। सेल के अंदर अगर फंक्शन ठीक नहीं है तो ऑर्गेनिज्म के अंदर भी जो फंक्शन होता है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोले। जितना भी हम लोगों का मेन फंक्शन होता है वो सेल के अंदर ही होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग बोले जो सेल है इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सेल के अंदर, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगर हम लोग देखें तो एनिमल्स का जो भी फंक्शन होता है। ठीक है, कुछ एक्सपेंशन केस अगर देखें हम लोग, अभी तो थ्योरी के बारे में हम लोग कुछ फीचर देख ले, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी केस होता है। क्या? वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन लैकिंग इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर वायरस को स्टडी करें तो इसके ये एक्चुअली बेसिकली न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, इसके अंदर कोई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। प्रोटोजोआ लाइक पैरामेसियम हाज यूनिसेलुलर, जहाँ पर हम लोग पढ़े कि ये तो बहुत सारे सेल से बना होता है ना, लेकिन वहीं पर अगर हम लोग देखें एक्सेप्शनल केस में प्रोटोप्लाज्म का जो पैरामेसियम है वो यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल से बना होता है। बाउचरिया और राइजोपोस अगर देखें, इनका जो बॉडी होता है नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल्स, रेदर दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसको सीनोसाइट भी बोला जाता है। अगर उसी तरह से बैक्टीरिया को देखें या तो फिर ब्लू ग्रीन algae को देखें, हैव नो ट्रू न्यूक्लियस, इनके अंदर कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, तो ये एक्सेप्शनल केस हो गया। तो अगर दोनों चीज को देखा जाए, सेल थ्योरी के बारे में और एक्सेप्शनल केस के बारे में देखा जाए, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेल थ्योरी क्या बोलता है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। all living organism all living organism, plant, animals are composed of one or more than one cell. Cell are structural and functional unit of life. New cell arise from pre-existing cell. ठीक है, जो भी पुराना बात था वो अभी भी वही चीज़ ही है। सच बात है कि ये फंक्शनली और स्ट्रक्चरली हमारा यूनिट ऑफ लाइफ होता है, और जितना भी सेल अगर नया सेल जो भी बनता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनता है। ऑल सेल आर बेसिकली सिमिलर इन देयर केमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, ये भी ठीक है। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। सेल का जिस तरह से मल्टीप्लाई होगा
ग्रोथ होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म का भी ग्रोथ होता है। ये हम लोग को पता है, ये बेसिक चीज़ें हमको पता है। सेल इज ए सेल्फ कंटेंट यूनिट। सेल के अंदर ही बहुत सारे चीज़ होता है, ठीक है, उसके अंदर ही बसा बसा गांव होता है। इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे उसके बारे में जानेंगे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, ठीक है। इन an organism the hereditary and genetic information are stored in its cell। ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट लाइन है। जितना भी हम लोगों का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है हेरिडिटरी, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेल के अंदर। तो हम लोग अगर देखें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन लोगों का हेरिडिटरी हो या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो, वो सेल के अंदर से स्टोर रहता है। स्ट्रक्चरली ए सेल इज डिफाइंड आज, अगर हम लोग इसका डेफिनेशन देखें, मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन एंड हैविंग इट्स सेंटर ए स्फेरिकल बॉडी द न्यूक्लियस। अगर इसका स्ट्रक्चर का हम लोग एक्सप्लेन करें तो एक प्रोटोप्लाज्म का एक मास होता है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और इसके सेंटर में एक स्फेरिकल बॉडी जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। बट एग्जिस्टेंस ऑफ सीनोसाइट्स, जो कि हम लोग देखें कि वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस, कोई इस तरह से ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जिसको सीनोसाइट बोला जाता है। सेल विदाउट न्यूक्लियस बोला जाता है। एजे लोई और जो भी अदर भी जो थे बायोलॉजिस्ट, वो लोग क्या डिफाइन किए? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिट ऑफ एनी लिविंग फॉर्म which is capable of prolonged independent existence and replacement of its own substances in a suitable environment। उसके बाद अगर देखें प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी बाय स्कोट 1861, उनके अकॉर्डिंग टू हिम द बेसिक ऑफ यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रोटोप्लाज्म नॉट सेल। उनका बोलना है कि जो कि बेसिक यूनिट ऑफ जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक यूनिट होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है, सेल नहीं है। वहीं पर ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी बाय सच 1874, उनका बोलना है द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ कॉन्टिन्यूस मास ऑफ लिविंग मैटर इनकम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स कॉल्ड सेल। बहुत सारे सेल से बना होता है जो कि इनकम्प्लीट डिवाइड होता है, जो कि कंपार्टमेंट की तरह होता है। इस तरह से बहुत सारे कंपार्टमेंट की तरह होता है, इसको सेल बोला जाता है। तो ये हो गया कुछ सेल के बारे में, हम लोग थोड़ा सा अच्छे से समझें क्या होता है सेल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको जरूर ये क्लास अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मैं रहती हूँ। थैंक यू।